नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पूरा कर लिया था और हमने एक नया सेशन शुरू किया था, नया टॉपिक शुरू किया था, नया भौतिक प्रदेश हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, जिसका नाम था अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को पिछली कक्षा से शुरू कर दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, किस प्रकार से ये विस्तारित है, कहाँ का इसका विस्तार है, किस प्रकार से ये दिखाई देती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका जनजीवन कैसा है, पशु संपदा कैसी है, खेती कैसी होती है, वन संपदा कैसी है, तो सब उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ। अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम आज के सेशन को शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ। हमने कल देखा था अरावली पर्वत का जो विस्तार, जो प्रारंभ होता है, कहां से होता है, तो अरावली पर्वत का जो प्रारंभ होता है वो अरब सागर से होता है। कल हमने इसके बारे में देखा था। तो ये हमारी क्या है, अरावली है, ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान में कुछ अरावली कुछ यहां से इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। अरावली कुछ इस प्रकार से राजस्थान में एक जनेऊ की भांति है। किसकी भांति है, एक जनेऊ की भांति है। राजस्थान में एक क्या है, विकर्ण की भांति है। राजस्थान में एक विकर्ण की भांति है, एक जनेऊ की भांति है। कौन, एक ये अरावली। ऐसा लगता है किसी संत ने क्या ले रखा हो हाथ में, एक तंबूरा ले रखा हो, एक तानपुरा ले रखा हो। तो अरावली किसके प्रकार दिखाई देती है, एक तानपुरे के रूप में दिखाई देती है, तानपुरे जैसी दिखाई देती है। किसी संत ने अपने हाथ में क्या ले रखा है, तो एक वाद्य यंत्र ले रखा है, जिसका नाम क्या होता है, तंबूरा भी कहते हैं, तानपुरा भी कहते हैं, वीणा भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक तानपुरे जैसी संरचना है इसकी। अरावली की यदि दूर से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, ऐसे लगेगा राजस्थान यदि कोई संत है तो ये अरावली उसकी क्या है, तानपुरा है। अरावली उसका क्या है, तानपुरा है। तो इस प्रकार अरावली हमें दिखाई देती है। अरावली का जो उद्भव माना जाता है वो कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है, एक हमने काल देखा था, प्री पैलियोजोइक महाकल्प का एक कल्प था, प्री कैम्ब्रियन कल्प। कितने वर्ष पहले, तो लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले, 65 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है। प्री कैम्ब्रियन युग चल रहा था। इस प्री कैम्ब्रियन युग में कुछ भूगर्भीय घटनाएं हुई। हमने कल देखा था किस प्रकार से हुई होंगी। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कुछ हलचल हुई और किसका निर्माण हो गया, अरावली का निर्माण हो गया, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो अरावली के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। हमने अरावली के नामकरण के बारे में भी देखा, तो किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। ये देखो, ये तो हमारा राजस्थान, ये कौन सा है, तो ये गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के बाद इधर कौन स्टार्ट हो जाता है, अरब सागर प्रारंभ हो जाता है। ये अरब सागर है, खंबात की खाड़ी के बाद, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, उसके बाद क्या है, अरब सागर प्रारंभ हो जाता है। इस अरब सागर से किसका उद्भव माना जाता है, इस अरावली का उद्भव माना जाता है। तो यदि पूछा जाए अरावली का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अरब सागर को माना जाता है। अरावली का उद्भव कहां से होता है, अरब सागर से, इसीलिए अरब सागर को अरावली का जनक कहते हैं। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इस वक्त जो अरावली होती है वो महासागरीय क्षेत्र में होती है, जलीय क्षेत्र में होती है, जल के ऊपर इसका ये दिखाई नहीं देती। उसके बाद जब ये गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाती है, गुजरात में जब इसका विस्तार प्रारंभ होता है, तो ये भूगर्भ में है। हम इसका सिर्फ अध्ययन कर सकते हैं चट्टानों के माध्यम से। जब हम भूमि की खुदाई करते हैं, जो हमें चट्टाने दिखाई देंगी नीचे, जो भूगर्भ में जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों को इस अरावली के साथ यदि मैच किया जाए, इनके साथ उनका यदि अध्ययन किया जाए, तो हम ये
पाते हैं कि वो जो चट्टान इस गुजरात के क्षेत्र में जो चट्टानें हमें दिखाई देती हैं वो कैसी चट्टानें हैं, तो बिल्कुल वैसी ही चट्टानें जैसी अरावली में है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि जो गुजरात में जो अरावली का विस्तार है वो कहाँ पे है, भूगर्भ के अंदर है, भूमि के अंदर है, भूमि के नीचे दबा हुआ है। इस वहां से जो इसका अरावली का क्या है, विस्तार भी है। उसके बाद जब हम देखें ये भूमि पर दिखाई कब देती है, स्थल पर ये दिखाई कब देती है, तो गुजरात का ही एक जगह है, गुजरात का एक स्थल है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा, ये खेड़ ब्रह्मा कहाँ पे है, तो पालनपुर गुजरात में है। कहाँ पे है, पालनपुर, एक जगह नाम पालनपुर नाम से जगह है, कहाँ पे है, गुजरात में। तो गुजरात में क्या है, इस अरावली का उद्भव होता है, स्थल पर ये दिखाई देती है। तो पूछा जाए अरावली भूमि पर दिखाई कब देती है, तो कब देती है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर के बाद दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं अरावली राजस्थान में। देखो इसी अरावली के यहाँ पे एक जिला है गुजरात के अंदर ही, क्या नाम है इसका, अरावली। राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है ये अरावली जिला। किसका जिला है, गुजरात राज्य का जिला है अरावली जिला। यहाँ से अरावली का राजस्थान में विस्तार प्रारंभ होता है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है आबू रोड। आबू रोड, ये आबू रोड कहाँ पे है, सिरोही में है, सिरोही में है। ये आबू रोड कोई नेशनल हाईवे या कोई वैसी सड़क नहीं है जो हम रोड के बारे में पढ़ते हैं। ये आबू रोड तो किसी स्थल विशेष का नाम है, किसी स्थान विशेष का नाम है। क्या नाम है, आबू रोड नाम है। ये आबू रोड कहाँ पे है, तो सिरोही जिले में स्थित है। इस आबू रोड से अरावली का विस्तार राजस्थान में प्रारंभ होता है और धीरे धीरे कुछ राज्यों से निकलते हुए लगभग राजस्थान के मध्य से गुजरते हुए यह कहां पर चली जाती है, ये उत्तर हरियाणा की तरफ चली जाती है, हरियाणा की तरफ चली जाती है। तो जो राजस्थान में इसका जो अंतिम बिंदु माना जाता है अरावली का, राजस्थान में अंतिम बिंदु वो झुंझुनू में एक पहाड़ियां हैं, क्या नाम से है, धौंसी की पहाड़ियां, धौंसी की पहाड़ियां। तो वहां तक क्या है, राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु है। अरावली का राजस्थान में अंतिम बिंदु कौन है, तो धौंसी की पहाड़ियां कहां पे है, झुंझुनू में है। उसके बाद ये हरियाणा से होते हुए आगे दिल्ली तक चली जाती है, दिल्ली तक चली जाती है। दिल्ली में एक जगह है रायसीना, रायसीना पहाड़ी। ये जो रायसीना पहाड़ी है अरावली का विश्व में, भारत में स्थल में कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु है। विश्व में अरावली का अंतिम बिंदु कौन है, तो रायसीना पहाड़ी, दिल्ली। अरावली का विस्तार यदि पूछा जाए अरब सागर से कहां तक जाता है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाता है। भूमि पर, स्थल पर इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से कहां तक जाता है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाता है। राजस्थान में इसका विस्तार पूछा जाए तो आबू रोड सिरोही से धौंसी की पहाड़ियां झुंझुनू तक इसका विस्तार माना जाता है। ये तो बात हुई इसके विस्तार की। अब हम देखेंगे इसके विस्तार के जिले कौन कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ की राजस्थान में ये किस प्रकार से है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कितनी लंबाई है, वो सारा हम देखने वाले हैं। अब देख लेते हैं अरावली की जो कुल लंबाई है, अरावली की जो लंबाई मानेंगे वो अरब सागर से नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि वहां से तो ये दिखाई नहीं देती। हम मानेंगे खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक की, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक की, जिसकी अरावली की जो पूरी लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो कुल 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली तक, दिल्ली तक एक इसकी लंबाई कितनी है, तो इस अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। अब इसमें पूछा जाए कि जो राजस्थान में जो जगह है आबू रोड सिरोही से लेकर धौंसी की पहाड़ी झुंझुनू तक, धौंसी की पहाड़ी कहां पे है, तो झुंझुनू में है। आबू रोड सिरोही से धौंसी की पहाड़ी झुंझुनू तक राजस्थान के अंदर अरावली की जो कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में यदि पूछे तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर अरावली का विस्तार है राजस्थान के अंदर। कुल अरावली का विस्तार कितना है, कुल कितने किलोमीटर लंबी है, तो 692 किलोमीटर लंबी है ये अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, इससे प्राचीन और कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो राजस्थान के अंदर जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर है।
तो इस प्रकार से हमने देखा अरावली की लंबाई कितनी है। अब हम देखने वाले इसके विस्तार के जिले कौन कौन से हैं, इसकी राजस्थान में लंबाई कैसी है, स्थिति क्या किस प्रकार से है, इसका वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं, तो कितने भागों में इसको बांट करके हम पढ़ पाएंगे, फिर हम देखेंगे अरावली के बारे में। अब हम देखते हैं अरावली के विस्तार के जिले। राज्य देखेंगे पहले, विस्तार कितने राज्यों में है। वैसे तो हमने कल भी बात की थी, एक बार और देख लेते हैं इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, गुजरात आता है। गुजरात के बाद कौन आएगा, राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद कौन आएगा, हरियाणा आएगा। हरियाणा के बाद कौन आएगा, तो नई दिल्ली आएगी। नई दिल्ली, नई दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां तक 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में किसका विस्तार है, अरावली का विस्तार है। और यहां तक की जो कुल लंबाई है, गुजरात में खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर के रायसीना की पहाड़ी, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, तो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये जो इतनी जो जगह है, ये कहां पे है, रायसीना की पहाड़ी पर। रायसीना की पहाड़ी, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से रायसीना की पहाड़ी तक अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर। तो लिखेंगे अरावली की भारत में, भारत कहूं या विश्व कहूं, भारत में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। अरावली की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है, तो 550 किलोमीटर है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले पूछे जाएंगे, याद तो करने ही पड़ेंगे, पढ़ना तो अच्छी तरह से पड़ेगा। तो ये है अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, किस प्रकार से है, कितने किलोमीटर क्षेत्र में है, तो हमने ये देखा। अब देखेंगे अरावली को राजस्थान के संदर्भ में। कैसे देखेंगे, राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे, राजस्थान के अकॉर्डिंग अरावली का किस प्रकार से विस्तार है, हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसको राजस्थान के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर, अरावली राजस्थान में किस प्रकार है। तो वापस एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा प्यारा राजस्थान, ये हमारी अरावली। हमने एक वर्षा रेखा के बारे में सुना था, कौन सी वर्षा रेखा थी वो, हमने एक राजस्थान के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली एक वर्षा रेखा, जिसका नाम लिया था 50 सेमी समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, यह जो समवर्षा रेखा है, 50 सेमी समवर्षा रेखा अरावली के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। अरावली के लगभग मध्य से गुजरती है। अरावली के कैसे गुजरती है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। अब हम बात करेंगे, इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे अरावली प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन है। अरावली प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन है, तो इसी के पास में एक इधर वर्षा रेखा और होगी, एक वर्षा रेखा और होगी, जिसका नाम है 40 सेमी समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, ये जो 40 सेमी समवर्षा रेखा है, ये अरावली प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से क्या करती है, अलग करती है। यहाँ से चट्टानों का प्रारंभ माना जाता है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं का, पर्वतों का क्या माना जाता है, पहाड़ियों का क्या माना जाता है, तो प्रारंभ माना जाता है। यहाँ से माना जाता है कि इसके 40 सेमी जो समवर्षा रेखा है, इसके पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है, और इसके बाद इधर पूर्व में क्या आएगा, तो ये पहाड़ियां स्टार्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से हम देखने वाले हैं कि अरावली को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन है, तो 40 सेमी वर्षा रेखा है। ये जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। अरावली के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, अरावली के बिल्कुल मध्य से गुजरती है।
तो इस प्रकार से हमने देखा अरावली का विभाजन, अरावली को दूसरे जो भौतिक प्रदेश है उनसे अलग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक समवर्षा रेखा और आती है जो अरावली को पूर्वी मैदानी प्रदेशों से क्या करेगी, अलग करेगी। क्या करेगी, अलग करेगी। वो वर्षा रेखा कौन है, तो इसी के पास इधर से कोई एक वर्षा रेखा जा रही होगी, एक समवर्षा रेखा को निकल रही होगी जिसका नाम क्या है, 60 सेमी समवर्षा रेखा। 60 सेमी समवर्षा रेखा। तो ये जो 60 सेमी समवर्षा रेखा है ये अरावली प्रदेश को इस पूर्वी मैदानी प्रदेश से क्या कर देती है, अलग कर देती है, अलग कर देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा अरावली की विस्तार देखा, 40 सेमी समवर्षा रेखा से कहां तक माना जाता है, तो 60 सेमी समवर्षा तक वाले क्षेत्र का क्या माना जाता है, अरावली का विस्तार माना जाता है। अब हम देखने वाले हैं आगे इसके विस्तार के जिले कौन कौन से हैं, इसके विस्तार के जिले कौन कौन से हैं। तो ये देखो देखो यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है सिरोही। वैसे तो अरावली के विस्तार में जिलों की बात करेंगे तो जिले इसमें विस्तार के जिले कम आएंगे और इस पूरे अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसमें जिले ज्यादा आएंगे। तो हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सिरोही, इधर एक जिला आएगा जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के बाद एक जिला आएगा राजसमंद। राजसमंद के बाद इधर एक जिला आएगा अजमेर। अजमेर के बाद जिला जयपुर। जयपुर के बाद जिला अलवर। यदि विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ इतने ही जिले आएंगे, सिर्फ इतने ही जिले आएंगे। और उसके बाद इस योजना में देखेंगे अरावली की इस पूरी योजना में इसके आसपास की छोटी मोटी पहाड़ियों को यदि और गिनेंगे तो इसके अंदर जिले और आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, सिक्कर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा। उसके बाद देखो इधर से दौसा आ जाएगा, जालोर में भी कुछ पहाड़ियां हैं वो भी आएंगी, इधर डूंगरपुर वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, इधर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। तो कुछ अलग तरह से हम इसको और देखने वाले हैं। तो सारी की सारी पहाड़ियों को हम अरावली का विभाजन करके अच्छी तरह से इसको देखेंगे। अब देखेंगे अरावली का विस्तार, अरावली की स्थिति क्या है, अरावली में क्या कुछ पाया जाता है, कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कैसी वर्षा होती है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, वो देखने वाले हैं। अरावली का सामान्य परिचय हम देखने वाले हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अरावली का सामान्य परिचय, अरावली में क्या क्या पाया जाता है। बात आती है अरावली की ऊंचाई की। क्या आती है अरावली की ऊंचाई, तो वर्तमान में जो इसकी औसत ऊंचाई है वो निर्माण अवस्था से अब क्या है, कम है, क्योंकि निर्माण अवस्था में इसकी ऊंचाई ज्यादा थी। धीरे धीरे अपर्दन के कारण, कटाव के कारण इसकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई। तो औसत ऊंचाई वर्तमान की बात है, औसत ऊंचाई अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। कितने मीटर मानी जाती है, 930 मीटर इसकी ऊंचाई औसत मानी जाती है। इससे भी ज्यादा है हम देखने वाले हैं। आगे जो कुछ पहाड़ियों के नाम देखेंगे जिसमें हम एक पहाड़ी देखेंगे जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर ऊंची होगी। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ये ऊंचाई किसकी है, तो गुरु शिखर की है, गुरु शिखर की है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है, जो कहां पर स्थित है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है। उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात यदि हम करेंगे तो भारत में देखेंगे तो K2 गोडविन ऑस्टिन होगी, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे अन्नामलाई आएगी। कौन सी आएगी, अन्नामलाई, जो कहां पे है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, कार्डेमम की पहाड़ियों में है। कौन सी, अन्नामलाई। और ये K2 गोडविन ऑस्टिन कहां की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। अब बात करें अरावली कुल राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो अरावली हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी जब हमने इस भौतिक प्रदेश को प्रारंभ किया था, उसमें भी हमने देखा था इनके विस्तार के बारे में। तो एक बार और इनको देख लेते हैं।
तो अरावली का जो कुल क्षेत्रफल है, जो पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.3% है। कितना प्रतिशत है, 9.3%। तो क्षेत्रफल कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का है ये। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.3%। 9.3% जो क्षेत्रफल है किसका है, वो अरावली पर्वतीय प्रदेश का है। राजस्थान में देखा जाए कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.3% है। मैं आशा करता हूं आपको अरावली का क्षेत्रफल भी याद होगा। अरावली का क्षेत्रफल भी याद होगा, कितना है, 342,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर। ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इसका कितने प्रतिशत अरावली का क्षेत्रफल है, तो 9.3% क्षेत्रफल क्या है, अरावली का क्षेत्रफल है। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्या देखेंगे हम, जनसंख्या। ये जनसंख्या हम देखेंगे राजस्थान के सापेक्ष कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। तो ये जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो 2011 के अनुसार होंगे। जनसंख्या के आंकड़े 2011 के अनुसार होंगे। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी, तो 6,85,48,437। ये जनसंख्या किसकी है, राजस्थान की। किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग। तो उस जनसंख्या का, कितनी जनसंख्या का, राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी 2011 में, तो 6,85,48,437। तो ये तो क्या है, राजस्थान की जनसंख्या। अब इस जनसंख्या का 10%, इस जनसंख्या का 10% कहां पे रहते हैं, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं। मतलब लगभग कितने लोग रहेंगे, तो 68 लाख लोग कहां पे रहेंगे, इस पर्वतीय प्रदेश में रहेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहेंगे। देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या कम होने का कारण क्या है। यदि आपने मानव भूगोल को अच्छी तरह से देखा है तो मानव पर्वतीय प्रदेशों में रहना कम पसंद करता है, मैदानी भागों में रहना सर्वाधिक पसंद करता है। इसीलिए यदि हम भारत के सापेक्ष देखें, भारत में जो ज्यादा जनसंख्या देखते हैं विश्व के सापेक्ष, तो भारत के अंदर जलवायु अनुकूल है मानव के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो मानसूनी जलवायु है, वर्षा आती जाती रहती है, पानी की कमी नहीं होती। यदि नदियां आएगी, पानी आएगा, तो यहाँ की जो जमीन कैसी होगी, उपजाऊ होगी। भारत जो विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश है, जो कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन और भारत। 2011 की जनगणना के अनुसार चीन 1 नंबर पे, दूसरा कौन, भारत। और यदि 2021 की जनगणना के बारे में यदि हम देखें, जो यूएनओ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर देखें, तो भारत 1 नंबर पे है जनसंख्या में। देखो हमने कितना विकास किया इस बारे में, इस टॉपिक पर, इस फील्ड में हमने देखो कितना विकास किया होगा कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। तो काश ये जनसंख्या भारत के लिए क्या हो, लाभदायक हो। ये मैं आशा करता हूं ये जो जनसंख्या है, हम और आप हैं, भारत के लिए क्या हो, लाभदायक हो। हम भारत को एक दीमक की तरह न खाने लग जाए। हम भारत का क्या करें, विकास करें, कि केंचुए की भांति बन जाए, ताकि भारत का क्या हो, विकास हो। ये तो क्या है, 10% जनसंख्या किसकी, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। अब उसके बाद हम देखें कि यहाँ की जलवायु कैसी है। हमने क्या देख लिया, लगभग ऊंचाई देख ली, उसके बाद क्षेत्रफल देख लिया, उसके बाद जनसंख्या देख ली। अब हम देखने वाले हैं जलवायु। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जलवायु कैसी होगी, तो देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतों वाला हिस्सा है। मानसून में हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि यहाँ पर वर्षा कैसी होती है। तो पर्वत वाला क्षेत्र है, तो पर्वतों में आपको इतना पता होगा, जहां पे पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां पर बरसात कैसी होती है, ज्यादा होती है। जब बरसात ज्यादा होगी तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, जलवायु में क्या होगी, नमी होगी, वातावरण में नमी होगी। वातावरण में नमी होगी वहां तो जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी। लेकिन यहाँ पर इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश कितनी होती है, यहाँ पे हमने देखा था 40 से 60 सेमी के लगभग। ऐसे तो देखो अरावली में एक जगह है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली जगह है, कौन सी, तो माउंट आबू।
माउंट आबू। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन एक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होने से पूरे क्षेत्र की जलवायु प्रभावित नहीं होती। एक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होने से पूरे क्षेत्र की जलवायु प्रभावित नहीं होती। जब पूरे क्षेत्र में एक जैसी बारिश होती है तब जलवायु प्रभावित होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होगी, न तो ज्यादा शुष्क है और न ही ज्यादा आर्द्र। इस अवस्था को कहेंगे हम उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु। इसका क्या नाम देंगे हम, उपार्द्र जलवायु इसका नाम देंगे। उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र जलवायु। तो जलवायु कैसी है, उप आर्द्र जलवायु। तो यह तो हमने देखा इसकी ऊंचाई के बारे में और इसकी क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में और जलवायु के बारे में। अब देख लेते हैं यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ की मृदा कैसी है। वर्षा तो हमने देख ली कितनी होती है, उसके बाद इसके कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अब देखेंगे अरावली में वनस्पति कैसी होती है, वनस्पति कैसी होती है। तो अरावली प्रदेश है तो यहाँ पे कैसी वनस्पति होगी, पर्वतीय वनस्पति होगी। कैसी होगी, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति कुछ जैसे पर्वतीय वनस्पति यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, कौन कौन सी वनस्पतियों में देखेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं, जैसे नीम हो, तो इस वनस्पति में हम देखेंगे नीम होंगी। नीम के बाद यहाँ पे कुछ पीपल भी हो सकता है, सांगवान के पेड़ हो सकते हैं। इस प्रकार के यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, वनस्पति दिखाई देंगी। घास के मैदान भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पर्वतों पर ज्यादा ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो जो पेड़ पौधों की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है और क्या बन जाते हैं, वहां पे घास के मैदान बन जाते हैं। ये सब हम देखेंगे वनस्पति के वर्गीकरण में। हमारा जो भारत भूगोल का जो सेशन चल रहा है उसके अंदर हम उसके बारे में देखेंगे। अब बात आती है यहाँ की वनस्पति कैसी है, पर्वतीय वनस्पति है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की मृदा कैसी है। तो यहाँ की जो मृदा है वो है लाल पीली मृदा। कैसी मृदा, लाल और पीली मृदा। ये मृदा का रंग लाल क्यों है, पीला क्यों है, इसके बारे में हम जब सोइल के बारे में टॉपिक पढ़ रहे होंगे, हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे होंगे, उसमें देखेंगे कि ये क्या कारण है जिससे मृदा का रंग लाल और पीला हो जाता है। यहाँ पर भूरी मृदा भी पाई जाती है। कैसी मृदा, भूरी मृदा। ये भूरी मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है। यानी ये जो मृदा है, लाल पीली जो मृदा है, इसको बोलते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा है तो क्या नाम होगा, पर्वतीय मृदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है, जैव विविधता वाला प्रदेश है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला प्रदेश है। उसके बाद देखेंगे तो अरावली में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जब तैतीस सागर में जो अवसादों का जमाव हुआ, उनके साथ में कुछ खनिजों का भी जमाव हुआ और सने सने जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराए होंगे तो इसमें कुछ अवशेष से जो अवसाद था वो भी ऊपर उठा हुआ होगा और उससे किसका निर्माण हुआ होगा, तो अरावली का निर्माण हुआ होगा, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ होगा। उसी अवसाद से यहाँ पे क्या जमा होंगे, खनिज होंगे। इसीलिए अरावली को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो अरावली को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये तो हुई इसकी और बात। अब देखेंगे अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है, अरावली का सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो माउंट आबू है, माउंट आबू है। कितने मीटर ऊंची है, तो 1700
22 मीटर। इसके ऊपर एक मंदिर है जिसको कहते हैं दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर। यदि उस मंदिर की ऊंचाई को साथ में जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, तो 1727 मीटर। यदि दत्तात्रेय जी के मंदिर को साथ में जोड़ लिया जाए, उसकी ऊंचाई को साथ में जोड़ दिया जाए तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 1727 मीटर हो जाएंगी। अब पूछा जाए कि अरावली का सबसे निम्न बिंदु कौन है, सबसे नीचा स्थल कौन सा है, सबसे निम्न बिंदु कौन है, तो पुष्कर झील के बारे में आपने नाम सुना होगा। अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु या निम्नतम स्थल कौन है, तो पुष्कर झील को आपने सुना होगा। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहां पे है, तो अजमेर में है। ये भी आपने देखा होगा। तो देखो, तो इस प्रकार से हमने देखा अरावली में कुछ क्या और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके कुछ फैक्ट्स हमने देखे। अब देखेंगे अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है। अरावली का विस्तार देख लेते हैं, सर्वाधिक कौन से जिले में है और सबसे कम विस्तार अरावली का कौन से जिले में है। तो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। और सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है, तो अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है, इसीलिए कह सकते हैं अजमेर में जो अरावली है वो सर्वाधिक कटी फटी है, सर्वाधिक कटी फटी है, कटी फटी है। और यहां से क्या होता है, जो मरुस्थल का विस्तार है वो पूर्वी प्रदेश में होने लगता है, पूर्वी प्रदेश में होने लगता है। इस प्रकार से हमने देखा अरावली के बारे में। अरावली के बारे में कल हम देखेंगे अरावली का वर्गीकरण। अरावली का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको अध्ययन की दृष्टि से हम कितने भागों में इसको बांट सकते हैं, तो शुरू करेंगे कल इस सेशन को। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की ये क्लास हमें कमेंट में बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।